हेलो नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं वही ग्रामर के कुछ पॉइंट्स जो आपके बेसिक चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके फंडामेंटल फाउंडेशन को बनाने के लिए बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एवरी टाइम आई अर्ज, हर टाइम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। और अभी हम फेमिलियर होते जा रहे हैं, तो 2-4 दिन में और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द वे ऑफ टीचिंग, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ और मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा है, हमने पढ़ने की स्पीड कैसे रखनी है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अभी कुछ ही क्लासेस में हम बहुत स्लो चलेंगे, उसके बाद में हम अपना स्पीड अप करेंगे। और कुछ एक कमेंट में था कि सर आप क्लास को थोड़ा सा बड़ा करें, आप क्लास को थोड़ा सा बढ़ाएं। डेफिनेटली हम क्लास को 1 घंटे तक लेके चलेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटे तक लेके चलेंगे। और भी अच्छे से मैं आपको नोट्स भी कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूं, और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें हम करेंगे। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को हम सीखते चलेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा एंड स्टार्ट लर्निंग, और केवल जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों पर फोकस कीजिएगा, तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही शानदार चीज़ें हम सीखने वाले हैं, शानदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बात की थी वही लैंग्वेज से स्टार्ट की थी। वो स्टार्टेड फ्रॉम द लैंग्वेज, हमने लैंग्वेज से शुरू की। ठीक है जी, हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। हमने लैंग्वेज से बात शुरू की, उसके बाद में हमने लेटर्स को डिस्कस करा, फिर हमने उसके बाद में वर्ड बनाए, फिर वर्ड से हमने देखा कि हमने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने कुछ बातें की, हमने कुछ बातें सीखने की कोशिश की। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में बात की, और फिर हमने देखा कि वर्ड्स से आगे क्या बनता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि वर्ड्स से आगे हम क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स से आगे जब वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से और क्या चीज बनती चली जाती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट, तो चलिए, तो वर्ड को हमने डिस्कस किया, वर्ड क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, अब हम बात करते हैं आज फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है, तो ये आज हमने समझना है। देखिए, फ्रेज होता क्या है, फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज एक्चुअल में होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि इसमें कुछ शब्द होते हैं और वो ग्रुप ऑफ वर्ड आपको मीनिंग देता है, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मीनिंगफुल होता है, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा है। और एक और पॉइंट है इसके अंदर, इस फ्रेज के अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, कुछ मीनिंग जरूर होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, उसमें और क्या होता है, उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही उसके अंदर कोई वर्ब होती है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये सारे पॉइंट्स समझने हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ये फ्रेज, इसका मीनिंग निकलता है सम मीनिंग, आप कह सकते हैं सम मीनिंग। आप यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सम मीनिंग। ठीक है, तो इसका सम मीनिंग होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, और इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। ठीक है, तो वो बनता है फ्रेज। क्या बनता है, वो फ्रेज बनता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा फ्रेंड बोलता है कि अरे मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को फ्री हूँ और मिलते हैं, चलिए इन द इवनिंग मैं आपसे मिलता हूँ। इन द इवनिंग मैंने लिखा इन द इवनिंग। अब देखिए मतलब समझ में आया, लेकिन पूरा कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आता है, पूरा एक आइडिया समझ में नहीं आता है कि इसका पूरा आइडिया क्या है।
तो इन द इवनिंग हमें समझ में आ गया। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, देखा जाए तो ये 3 वर्ड्स हैं और तीनों अपने अपने लिए अपने अपने वर्ड अच्छे से यूज होते हैं, जाने जाते हैं, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, लेकिन कुछ मीनिंग है, सम मीनिंग है इसका। तो इसी को बोला जाता है फ्रेज। इसी को क्या बोला जाता है? फ्रेज बोला जाता है। ठीक है, अभी फ्रेज के टाइप होते हैं, विल डिस्कस अबाउट देम। फ्रेज के टाइप्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उनको अच्छे से लर्न करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि फ्रेज एक्चुअल में होता क्या है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फ्रेज। तो आप बोलेंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका कुछ मीनिंग होता है, इसका सम मीनिंग होता है, और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। इसके अंदर ना सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। तो इसके अंदर हम देखें तो इसमें ना ही तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। सारे के सारे पॉइंट्स पर ये बिल्कुल सेम है, मतलब सही आ रहा है, तो ये बनता है फ्रेज। ठीक है, फ्रेज के टाइप को जब हम बिल्कुल पढ़ना शुरू करेंगे, इस पूरी चेन को कंप्लीट करने के बाद में फिर हम चीजों को सीखना शुरू करेंगे। इन सब के काइंड के बारे में बात करेंगे, फ्रेज के काइंड कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फ्रेज का पता कैसे चलेगा ये कौन सा फ्रेज है, क्योंकि अलग अलग तरीके के फ्रेज होते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि फ्रेज क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, फ्रेज में समझ में आ गया है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होता है, तो चलिए अब क्लॉज की बात करते हैं। फ्रेज से रिलेटेड ये बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द क्लॉज। ठीक है, ये जो मैं आपको बताता हूं, ये जो पॉइंट्स आपके लिए बनाए जाते हैं, तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। जितने अच्छे आप नोट्स बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बाद में आप इन चीजों को सीख सकते हैं, बाद में इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज क्लॉज। अब क्लॉज क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट, दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फर्स्ट पॉइंट। इसमें एक सेकंड पॉइंट है कि इसके अंदर आप देखेंगे इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और इसके अंदर एक वर्ब भी होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट भी मिल जाएगा देखने के लिए, और आपको देखने को एक वर्ब भी मिल जाएगी। और ये जो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है एक मीनिंगफुल होता है, आपको एक मीनिंग देता है, तो इट इज अ मीनिंगफुल। और एक्चुअली होता क्या है ये क्लॉज, ये एक सब मिलकर के बनते हैं स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं ये? स्टेटमेंट बनाते हैं। ये सारे मिलकर के एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो क्लॉज का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जिसके अंदर आपको दिखता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक वर्ब होती है, और वो मीनिंगफुल होता है, यानी कि वो अपनी कोई मीनिंग देता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? क्लोज बन जाता है। यानी कि अ क्लोज इज अ स्टेटमेंट ऑल्सो, यानी कि स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप उसे। यहां तक बात समझ में आई? अब जो स्टेटमेंट है हमने उसको बहुत बड़े अच्छे से समझ लिया है, या उसको हम कह सकते हैं क्लोज, हमने उसको अच्छे से समझ लिया है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। अगर इसी के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर फ्रेज लिखें कि फ्रेज क्या होता है, तो आप देखेंगे कि वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसके अंदर यानी कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। क्या बोला मैंने बोला कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, वो भी मीनिंगफुल होता है, लेकिन उसका सम मीनिंग आता है। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल में लिखता हूं, मैंने कहा ही गोज, ये मैंने लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया, ही गोज। अब अगर देखें तो ये एक स्टेटमेंट है अपने आप में। मैंने कहा वो जाता है, ही गोज, तो इट इज अ स्टेटमेंट। और इसके अंदर देखें ही क्या है? सब्जेक्ट है, और गोज ये इसका वर्ब है। तो हमें समझ में आया कि ही गोज दोनों मिलकर के एक क्लॉज बनाते हैं, और उसमें अपना एक सब्जेक्ट है और उसमें एक अपना वर्ब है, तो दैट बिकम्स अ क्लॉज। ठीक है, अब क्लॉज को थोड़ा सा
हम और आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसको कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके बाद में क्लोज के बाद में सेंटेंस को पढ़ना है कि सेंटेंस क्या होता है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो ये चीजें लिख लीजिएगा आप अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि आपको एक इसका अच्छे से हम इसको नोट्स में तब्दील कर सकें, इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ लिखता हूं, तो उसे देखिएगा। मैंने कहा, इफ ही कम्स टू मी I will give him all the books, all the books। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या है, इफ ही कम्स टू मी आई विल गिव हिम ऑल द बुक्स। राइट, अब ये अपने आप में एक सेंटेंस है। क्या है ये? अपने आप में एक सेंटेंस है। तो हमने क्लोज से आगे क्या पढ़ना है? सेंटेंस को पढ़ना है। ठीक है, सेंटेंस। अब सेंटेंस का मतलब क्या होता है और क्लोज का क्या मतलब होता है, देखिए। अब यहां पर इसको देखिए, इफ ही कम्स टू मी, अब देखा जाए तो यहां तक एक स्टेटमेंट बनती है, यहां से लेकर के यहां तक एक स्टेटमेंट बनती है, या इसे एक क्लोज कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, तो अपने आप में, और यहां तक ये कोई मीनिंग भी आपको देता है, तो ये बन गया एक क्लोज। अब इसी के अंदर हमने आगे देखा, तो एक सब्जेक्ट यहां पर है और एक हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, या मोडाल्स कह सकते हैं, और एक वर्ब यहां पर है, मेन वर्ब आप कह सकते हैं इसे, एक मेन वर्ब यहां पर है। यानी कि एक सब्जेक्ट यहां हुआ, एक वर्ब यहां हुई, तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक क्लोज ये यहां पर हुआ और एक क्लोज ये यहां पर हुआ। ठीक है, अब क्लोज में और सेंटेंस में हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि क्या होता है। क्लोज जो होता है वो आपको अपना मीनिंग देता है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको अपना कंप्लीट मीनिंग ना दे। लेकिन अगर कभी सेंटेंस लिखा जाता है तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इट गिव्स यू अ कंप्लीट मीनिंग, अ कंप्लीट मीनिंग, ये आपको एक अपना कंप्लीट मीनिंग देता है। यानी कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और इट गिव्स यू अ कंप्लीट मीनिंग, ये भी आपको समझना है। ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स एक क्लोज हो सकता है, इसके अंदर दो क्लोज भी हो सकते हैं। एक क्लोज हो सकता है जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, तो वो सेंटेंस भी बन जाएगा। यानी कि एक क्लोज तो होता ही है, वो सेंटेंस भी बन सकता है। यानी कि वो क्लोज, वो स्टेटमेंट अगर आपको पूरा मीनिंग देता है, कंप्लीट आइडिया देता है, यहां पर आप बात कर सकते हैं आइडिया की, यानी कि अगर वो अपना कंप्लीट मीनिंग आइडिया देता है तो एक सेंटेंस बन सकता है, और वो एक क्लोज तो हो ही सकता है वो, क्योंकि उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखाई दे सकती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब हुआ कि एक क्लोज के अंदर आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखाई देती है। हो सकता है कि वो अपना कंप्लीट आइडिया ना दे आपको। ठीक है, हो सकता है वो आपको अपना कंप्लीट आइडिया यानी कि अपना कंप्लीट मीनिंग ना दे, लेकिन अगर वो अपना कंप्लीट आइडिया और कंप्लीट मीनिंग देता है तो वही क्लोज सेंटेंस भी बन सकता है, वो सेंटेंस ही होता है। राइट, ये बात समझ आई यहां पर? आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब जो ये सेंटेंस मैंने लिखा, इस सेंटेंस की हेल्प से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, और वो क्या है कि यहां पर हम क्लोज को जो पढ़ते हैं तो हम क्लोज के दो टाइप को देखते हैं। एक ये क्लोज हुआ, एक ये क्लोज हुआ। तो इसको देख लेते हैं ये क्या है। ठीक है, चलिए ये सारा नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि ये दो क्लोज किस किस तरह के क्लोज बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पहले वाला एक क्लोज है, एक्चुअल में इस क्लोज को, इस वाले पार्ट को, इस स्टेटमेंट को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यहां पर इन शब्दों पर डिपेंड रहना पड़ता है।
बात समझ आई? यानी कि अगर हम इस वाले स्टेटमेंट को देखें और इस वाले स्टेटमेंट को देखें तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, इफ ही कम्स टू मी, मैं अगर ये लिख दूं, एक सेंटेंस में लिख दूं, इफ ही कम्स टू मी, तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, ये एक क्लोज है, क्योंकि ये अपना कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा। इफ ही कम्स टू मी, तो क्या? इफ ही कम्स टू मी मीनिंग तो समझ में आ गया, और हमें ये भी लगा कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर एक वर्ब भी है। तो जब ये सब्जेक्ट और वर्ब हमें दिखाई दे रहा है तो मतलब क्या है कि भाई ये एक क्लॉज है, पक्का हो गया ये निश्चित। लेकिन एक सेंटेंस नहीं, क्योंकि ये अपने कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा, कंप्लीट आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक है, ये क्लोज है। तो इस क्लोज को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस वाले पार्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। और ये वाला पार्ट क्या है? I will give him all the books। अब अगर इस वाले पार्ट को हम अलग से पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? I will give him all the books। ठीक है, तो ये जो एक हमने स्टेटमेंट लिखी या क्लोज लिखा, तो सब्जेक्ट है यहां पर, वर्ब है और कंप्लीट मीनिंग, यानी कि कंप्लीट मीनिंग या कह सकते हैं कंप्लीट आइडिया भी हमें दे रहा है। तो यही वाला क्लोज क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। इज इट क्लियर? सिंपल सी बात है कि भाई एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन अगर वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कंप्लीट आइडिया नहीं देता है, तो दैट बिकम्स अ क्लोज, दैट बिकम्स अ क्लोज। और अगर वही क्लोज या कोई भी दूसरा क्लोज कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट आइडिया देता है, तो वो अपने आप में सेंटेंस तो है ही है, लेकिन वो क्लोज भी तो है, क्योंकि उसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है ये चीज समझना। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अब इससे आगे हम क्या देखते हैं? इससे आगे हम देखते हैं कि ये वाला जो क्लोज है या इस तरह के जितने भी क्लोजेस होंगे वो दूसरे वाले क्लोज पर, दूसरे वाले स्टेटमेंट पर कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो जब कोई स्टेटमेंट या क्लोज डिपेंड करता है किसी दूसरे स्टेटमेंट पर, दूसरे सेंटेंस पर, तो वो डिपेंडेंट बनता है। क्या बनता है? डिपेंडेंट। तो ये जो हमारा क्लोज बना, ये कैसा बना? ये बना डिपेंडेंट। और ये वाला कैसा बना? क्योंकि इसको तो किसी की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप में कंप्लीट है, तो ये बना इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर? मैंने बात की आपको डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। तो यहां पर हमने क्लोज को इस तरीके से पढ़ा। क्लोज को और भी अच्छे से पढ़ेंगे, और भी आगे चीजें हैं इसकी वो पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल में चीजों को जब सीखेंगे तो पढ़ना शुरू कर देंगे। अब मैंने इस पूरा चेन को आपको समझा दिया है कि लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद में लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वो वर्ड को कैसे हम, वर्ड से कहानी शुरू होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी कहानी शुरू हो जाती है, वो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो विल लर्न द थिंग्स। उसके बाद में फ्रेज क्या होता है, तो हमने आज फ्रेज की बात की है, और फ्रेज के बाद में हमने बात की है क्लोजेस की, कि हम कैसे क्लोज बनाते हैं और कैसे क्लोज का मीनिंग होता है, और वो कैसे सेंटेंस भी बन जाता है। और फिर उससे आगे हम बात करते हैं तो सेंटेंस अपने आप में क्लोज भी होता है और वो सेंटेंस भी होता है। राइट? चलिए, यानी कि कोई भी सेंटेंस है वो क्लोज हो सकता है, लेकिन जो क्लोज है वो सेंटेंस नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राइट? जो सेंटेंस है वो तो सेंटेंस तो है ही, लेकिन वो क्लोज भी बन सकता है। राइट? तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है जी, चलिए अब हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने फाउंडेशन तैयार किया है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना टॉपिक वाइज। एक एक हम चैप्टर को लेंगे, एक एक चैप्टर के टॉपिक्स बनाएंगे और उनके पॉइंट्स बनाएंगे, पॉइंट्स को हम सीखेंगे, पॉइंट्स के नोट्स बनाएंगे, और विद एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू लर्न द थिंग्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ना शुरू करेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम टॉपिक लेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा नाउन। ठीक है, अब मैं आपको नाउन से पढ़ाना शुरू करूंगा। नाउन पढ़ाने के लिए अब आपको मैं ये सारी चीजें बता रहा था कि कैसे कैसे चीजें यूज होती हैं, इसीलिए ताकि हम नाउन को अच्छे से समझ सकें, इसीलिए मैंने ये आपको फाउंडेशन
आपका तैयार किया, ये सारी चीजें आपको बताई। ठीक है, अब हमारा टॉपिक शुरू होगा, यानी कि आप कह सकते हैं अभी तक हम वार्म अप कर रहे थे, अब हमारी मेन एक्सरसाइज शुरू होगी, हमारा मेन काम शुरू होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको आई होप के समझ में आ गया, लैंग्वेज, लेटर्स, वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। तो चलिए वर्ड से हम खेल शुरू करते हैं अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो होता है नाउन। तो नाउन को हम पढ़ना शुरू करेंगे आज। ठीक है, चलिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम बहुत स्लो पढ़ेंगे, हमें क्योंकि जल्दी नहीं है भाई, जल्दी का काम तो शैतान का होता है, तो हमें कोई उतावलापंती नहीं करनी है, कोई ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि भाई कुछ काम हमारा जो है इंग्लिश की वजह से नहीं रुकना चाहिए। मतलब भाई इंग्लिश हम अब की बार सीखेंगे तो अब की बार इसे कंप्लीट ही सीख लेंगे, और इसकी वजह से हमारा कोशिश करेंगे कि हमारा एक भी नंबर ना कटे। जितने भी आपका इंग्लिश का पार्ट होता है हम कोशिश करेंगे, बल्कि 100% कोशिश करेंगे कि वो सारा का सारा हम करेक्ट करें, सही करें। ठीक है, चलिए, तो नाउन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट नाउन। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम रहेगा नाउन। तो पहले तो हमने देखा कि नाउन होता क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड द नाउन। क्या पढ़ा था हमने बचपन से? नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, ये सब क्या होता है? नाउन होता है। किसी भी प्लेस का नाम ले लो, किसी भी चीज का नाम आप ले लो, किसी भी इंसान का नाम आप बोलोगे तो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, अब इसको सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो नाउन वो हर एक चीज होती है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं देख सकता हूं, इसको टच कर सकता हूं, तो ये अपने आप में क्या है? व्हाइट बोर्ड एक नाउन है। ये मार्कर है, इसे मैं देख सकता हूं, इसको टच कर सकता हूं, तो इट इज अ नाउन। ठीक है, तो आज हमें पता चल गया कि ये सारी चीजें नाउन होती है, लेकिन जब सेंटेंस में लिखा होता है तो हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, वो है आइडेंटिफिकेशन के। किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए जब वो सेंटेंस में लिखा हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। एक सेंटेंस में मैंने लिखा राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब हमने देखा कि जो ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये नेम ऑफ अ पर्सन है। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया अपने आप में? नाउन बन गया। ठीक है ना, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर हम बात करें तो फ्रेंड, तो हम फ्रेंड को देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड भी क्या बन गया? नाउन बन गया। अब इसके साथ में जो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मैं सारी आपको बता के चलूंगा, वो सारी चीजें आपको बता के चलूंगा, जो भी नाउन को समझने के लिए जो भी छोटी छोटी जो बातें होंगी वो सारी चीजें हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, सारी की सारी बातें कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि अगले वाले जो भी टॉपिक्स आएंगे उनका बेस आपका तैयार होता चला जाए। ठीक है, अब हमने इसी सेंटेंस को पहले समझना है, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। हमें पता चल गया कि राम नाउन है, फ्रेंड भी नाउन है। ठीक है, हो सकता है ये कोई अलग तरीके का नाउन है, हो सकता है ये किसी अलग तरीके का नाउन है, तो वो हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम आइडेंटिफिकेशन को सीख लेते हैं कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ये जो शब्द है बेस्ट, ये बेस्ट शब्द किसके लिए यूज हुआ है? राम इज माय बेस्ट। क्या यहां तक इसे लिख सकते हैं? राम इज माय बेस्ट। क्या बेस्ट भाई, क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ये जो शब्द यूज हुआ है, ये शब्द यूज हुआ है इस फ्रेंड के लिए, और फ्रेंड क्या है? नाउन है। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि नाउन के बारे में जो भी मॉडिफाई करने वाला शब्द होगा, उसके बारे में जो भी जानकारी देने वाला शब्द होगा, वो हर एक शब्द क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है भाई। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ना नाउन और प्रोनाउन के बारे में, जो भी शब्द उसको मॉडिफाई करता है, जो भी उसको बताता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। कल वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था, फैमिली का पूरा एक
एग्जाम्पल दिया था कि ये फादर, ये मदर, ये बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा, ये बहन, और ये कैसे चीजों को रिलेट करते हैं, तो सारा मैंने आपको समझाया था। तो यानी कि नाउन के बारे में जो भी कुछ जानकारी देने वाला शब्द आएगा वो एडजेक्टिव होगा। यहां तक बात समझ में आई। ये वाला जो शब्द है ये है हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जो माय है ये क्या है, माय क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में माय क्या है, माय क्या है, उस फ्रेंड के बारे में बताने का काम करता है कि राम इज बेस्ट फ्रेंड। तो किसका बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। राम इज बेस्ट फ्रेंड, किसका बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि वो उस चीज को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, निश्चित कर रहा है, ठीक है। तो जो चीज किसी को निश्चित करती है, किसी चीज को डिटरमाइन करती है, तो वो बनता है डिटर्मिनेशन। क्या बनता है वो, डिटर्मिनेशन। आप बोल सकते हैं वहां पर बैठे बैठे, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा आप उसको उतने ही ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। अगर आप वहां पर बोलते हैं, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर स्टडीज, अगर आप अपने स्टडी को लेकर के सही में सीरियस हैं, तो आप वहां से अपने आप को इन्वॉल्व करें क्लास के अंदर। और वो कैसे होगा, यानी कि आप साथ साथ में बोलते रहें, और जब बोलेंगे तो चीजों को और अच्छे से सीखेंगे आप। देखिए मैं अपने एंड से बिल्कुल सीरियस होके और जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि जब आप वीडियो को देखते हैं और रियली यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडी, तो फिर आपको भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए स्टडी के अंदर। और जो आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे साथ में रहना चाहिए, यानी कि आपको चीजों को बोलते रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो माय को हमने देखा कि माय तो भैया डिटरमाइनर बन गया। अब एक्चुअल में ये जो शब्द यूज हुआ है, भाई माय फ्रेंड, राम इज माय फ्रेंड। तो अगर मैं बेस्ट को एक सेकेंड के लिए अगर यहां से हटा दूं तो क्या हुआ, राम इज माय फ्रेंड, ठीक है जी। तो फ्रेंड के लिए भी तो ये वर्ड यूज हुआ है भाई, जैसे बेस्ट यूज हुआ, फ्रेंड के लिए बेस्ट यूज हुआ, तो बेस्ट एडजेक्टिव है। अब इसी फ्रेंड के लिए ये माय भी तो यूज हुआ है, यानी कि राम इज माय फ्रेंड, ठीक है। तो माय भी तो कहीं ना कहीं फ्रेंड को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो माय भी तो एक्चुअल में फ्रेंड के बारे में ही डिटेल दे रहा है। तो इसीलिए ये जो डिटरमाइनर हुआ, तो हमें इसको कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, तो ये भी तो एडजेक्टिव का ही तो पार्ट हुआ भाई। कल की क्लास में हमने समझ लिया नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारियां देने वाला, उसको उनको मॉडिफाई करने वाला जो भी शब्द होगा वो एडजेक्टिव होगा। ये हमने कल पढ़ लिया, आज भी हमने देख लिया कि एडजेक्टिव बन गया। तो ऐसे बेस्ट एडजेक्टिव बन गया। और ऐसे ही ये माय जो है ये एक्चुअल में कर तो रहा है डिटरमाइन उस चीज को, डिटर्मिनेशन बन गया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि ये डिटर्मिनेशन जो है ये है तो फ्रेंड के लिए ही, तो यानी कि ये नाउन के बारे में ही बता रहा है, उसी को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ। तो जब हम डिटरमाइनर पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि वो जो डिटरमाइनर होगा वो उस एडजेक्टिव का ही तो पार्ट हुआ। तो एडजेक्टिव का पार्ट हुआ ये, अब आपको यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। अब राम और फ्रेंड कैसे नाउन बने, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो राम इज माय बेस्ट, क्या, राम इज माय बेस्ट क्या, अरे राम मेरा क्या है भाई, तो बोलेंगे फ्रेंड। यानी कि मैंने जो लिखा व्हाट, राम इज माय व्हाट, राम मेरा क्या है, तो आपने कहा फ्रेंड है। तो यानी कि व्हाट का जो आंसर आया, अब मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप आगे कंफ्यूज होने वाले हैं। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं इससे अगला जो पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कहा राम इज माय बेस्ट क्या, तो मेरे क्या का आंसर क्या है, फ्रेंड। राम इज माय क्या, तो फ्रेंड, राइट। तो यानी कि जो क्या का जो आंसर होता है, जो इस व्हाट का आंसर होता है, वही जो आंसर आएगा वो नाउन होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो व्हाट का आंसर आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। और किस किस चीज का आंसर नाउन हो सकता है, हु का आंसर भी नाउन होता है,
और whom का आंसर भी नाउन होता है, जो भी हो इनका आंसर। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन। क्या बता रहा हूं मैं आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि नाउन को कैसे पहचानना है, नाउन को कैसे समझना है। अब आप बोलेंगे सर अरे ये कोई बात सीखने की है क्या, वैसे ना पता पहले ही, तो आपको पहले से पता हो सकता है, लेकिन आगे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उस कंफ्यूजन के सॉल्यूशन के लिए आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, पर्सन, ठीक है, उससे पता लग गया आपको, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये आपको उस ग्रामर में उस पॉइंट को क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो क्या कि व्हाट, हु और हुम का जो भी आंसर आएगा वो नाउन होगा। ठीक है, तो मैंने कहा हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए समझ लीजिएगा इस बात को, मैंने कहा हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने कहा राम, तो आंसर क्या है, राम आया, तो राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो हु का आंसर क्या है, राम, तो राम क्या बन गया, नाउन बन गया। अब यहां पर मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूं, मैं यहां पर एक और चीज बताने वाला हूं कि हु से जो भी आंसर आएगा वो नाउन होगा। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी होता है। क्या होता है भाई, वो सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, क्या होता है, वो सब्जेक्ट भी होता है, राइट। और हुम का आंसर जो होता है, ठीक है, वो नाउन होता है, मान लिया हमने वो नाउन होता है, लेकिन हुम का जो आंसर आएगा नाउन के तौर पर वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बात समझ आई हमें। हमने क्या समझा कि अगर नाउन की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए इन 3 क्वेश्चन वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 क्वेश्चन वर्ड्स, इन 3 क्वेश्चन वर्ड्स की हेल्प से हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि नाउन, ये शब्द नाउन है। गॉट इट। अब हमने समझ लिया कि नाउन क्या होता है। ठीक है, मैंने कहा राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, और इसी के आगे मैं लिख देता हूं, अगर ही सेंग माई फेवरेट सॉन्ग, ही सेंग माई फेवरेट सॉन्ग। अब ये ही क्या है, ही कौन है, ये बताइए, ही कौन है, ही सेंग माई फेवरेट सॉन्ग, तो ही कौन है, तो ही तो एक्चुअल में राम ही तो है, ही एक्चुअल में क्या है, राम ही तो है। तो यानी कि ही किसकी जगह पर आया है, राम की जगह पर, यानी कि नाउन की जगह पर, और नाउन की जगह पर जो भी शब्द आता है तो वो क्या बनता है, वो बनता है प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन बन गया, ये हमारा वर्ब बन गया। और माय और फेवरेट सॉन्ग, और सॉन्ग क्या है, व्हाट ही sang, तो ही sang अ सॉन्ग, तो सॉन्ग क्या बन गया हमारा, अगेन नाउन बन गया। ठीक है, नाउन के लिए पहले हमने एक शब्द यूज किया फेवरेट, तो फेवरेट क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और ये माय भी जो है ये भी क्या बनता है, अभी मैंने बात की इसकी, यहां पर हमने इसको समझा ये डिटरमाइनर है, लेकिन डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, राइट। तो ये एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसे हम नाउन को नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज करते हैं। तो मैंने अभी भी क्या चीजें बताई आपको, मैंने एक आपको बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई द थिंग्स, चीजों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको समझाया। और मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया कि उसकी आइडेंटिफिकेशन व्हाट, हु, हुम से होती है। व्हाट का जो आंसर होगा वो भी नाउन होगा, हु का आंसर होगा वो भी नाउन होगा, लेकिन हु का आंसर जो होगा वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, और हुम का जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है, होता है। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि कैसे नाउन को रिप्लेस करने वाला जो शब्द होगा, नाउन की जगह पर आने वाला जो भी शब्द होगा वो हमारा बनता है प्रोनाउन। ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व करें आप, और इन्वॉल्व करने के लिए आप इन शब्दों को, इन चीजों को बोलने की कोशिश करें। ट्राई टू स्पीक द थिंग्स विद मी, ओके, यू नीड टू स्पीक दीज थिंग्स विद मी सो दैट यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ विद दिस कंटेंट। इस कंटेंट के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, तो आपको अपने साथ, मेरे साथ इन चीजों को बोलना है। ओके, और साथ में नोट्स बनाने हैं, बहुत बेहतरीन शानदार नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल अच्छे से। ओके,
तो चलिए, हमने बात की नाउन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में, हमने बात की कि कैसे नाउन को एज ए ऑब्जेक्ट भी तो यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस में लिखा ही sang माई फेवरेट सॉन्ग, तो सॉन्ग क्या है, एक्चुअली नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, राइट। चलिए, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको और समझ लीजिएगा आप, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि क्या किसी नाउन को और किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज किया जा सकता है? क्या किसी नाउन को किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज किया जा सकता है? तो ये है इसका, आपको ये समझना है और ये जानना है, और इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नाउन आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो नाउन कैसे कंफ्यूज करता है ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है, आई होप कि आप ये सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। और जब आप ये सब समझ चुके हैं तो आपको एक काम करना है, आपको अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, बताना है मुझे कि कितना आपको समझ में आता है, क्या समझ में आता है, और क्या आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको मुझे बताना है, राइट। तो चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, गुड लक।